अब आज वाली क्लास से एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, शुरू करते हैं। दैट इज सेट्स। सेट्स में स्कूल के सिलेबस में अभी जो काम है दैट इज वेरी बेसिक, बहुत कम काम है। पर इस टॉपिक का याद रखना, अभी हम लोग इस टॉपिक की अभी इंपॉर्टेंस पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे और अभी स्कूल के एग्जाम्स के लिए इसकी कोई बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। पर ये टॉपिक बहुत काम का है क्योंकि जो इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे वो एक्चुअली आगे हमें बहुत काम आएगी। आगे आने वाले एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी में कैसे काम आएगी वो तब देखेंगे, तब इसको फिर से रिलेट करेंगे। पर अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्कूल एग्जाम्स इसको प्रॉपरली समझना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। इसलिए आज वाली क्लास में, अब देखो कुछ बच्चों ने इस टॉपिक को करा होता है एक्चुअली पहले से, बहुत छोटी क्लासेस में आईसीएसई बोर्ड में। तो अगर करा हुआ है तो जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग वही सारा काम फिर से करने लगे हैं। और जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ वो बिल्कुल वरिड ना हो, बिल्कुल सिंपल काम है। बस जैसे ही हम लोग का अभी राइट ट्रैक बन गया, आज वाली क्लास में भी हमें बहुत ईजिली समझ में आएगा, कोई इसमें कोई ट्रबल नहीं आएगी। बस जो जो बातें बताई जाएं, जो नाम बताए जाएं, उनको सुनना और साथ साथ अपनी कॉपी में लिखना। तो याद रखना अपनी कॉपी में साथ में कंप्लीट नोट्स बनाना। अब बस केवल ये एडवांटेज है कि हम लोगों ने नोट्स बनाए, कभी ब्लॉक हुए, वापस हम लोगों ने लेक्चर को फिर से अटेंड कर लिया। पर याद रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी कॉपी में भी साथ में रिटर्न हो, क्योंकि जब आप लोग सुनते हो तो आपका एक लर्निंग का एक लेवल बनता है, जब आप लोग लिखते हो तो आपका लर्निंग का सेकंड लेवल बनता है, फिर जब आप लोग क्वेश्चंस करते हो तो आपका थर्ड लेवल बनता है। तो वो तीनों लेयर्स हमारी बिल्कुल राइट बननी चाहिए। तो सुनो भी, जो नया नाम देखो उसको लिखो भी, अपने हाथ से लिखोगे, डेफिनेशन को अपने आप से एक्सप्लेन करो। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है। इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में स्टेटमेंट बनाओ। हिंदी कंफर्टेबल है, हिंदी में लिखो। जो मर्जी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपने लिए नोट्स बनाओ और फोकस पूरी तरह रखो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो अब आज वाली क्लास में बिल्कुल बेसिक सा नाम शुरू करते हैं। पहले सिंपल सी डेफिनेशंस आएंगी, उनको बिल्कुल ध्यान से देखो। अब ये ऑब्जर्व करो, अगर ये नाम करा हुआ है वेल एंड गुड, नहीं तो ये पता होना चाहिए कि सेट। आज के बाद ये लाइन याद रखना, कोई हमसे पूछेगा नहीं डेफिनेशन अब, पर एक्चुअली सेट का मतलब है सिंपली अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सिंपली कुछ आइटम्स को हमने कलेक्ट करके एक साथ लिख दिया तो दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट। हमें पता नहीं पर हम डेली लाइफ में कितने सारे सेट्स को रोज फेस करते हैं। अब सोचो इन एवरीडे लाइफ हम लोग कितने ज्यादा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। एक साथ अगर लिख दिए सारे ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर हमने कुछ अगर मान लो एक साथ लिख दिए तो हमें समझ में आता है कि अगर मान लो किसी ने बोला ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो मैं क्लियर है 1 3 5 7 9, तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सम आइटम्स जो कि किसी तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। ना भी कनेक्टेड हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं, सिंपली एक नंबर्स का सेट बनाया गया। ऐसे रिवर्स ऑफ इंडिया हमें क्लैरिटी है कि अगर इसको लिख दिया जाए तो दिस इज अ सेट। कोई स्पेशल काम नहीं, बस सिंपली दिस इज अ सेट। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्केलीन, वॉटेवर, अगर हम लोग उसको अगर एक साथ लिख दें तो दैट इज अ सेट। तो सिंपल सी बात कि अब सोचो कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो जो क्लास वाले बच्चे हैं दे एक्चुअली रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मैथमेटिक्स टुगेदर। तो इसको इमेजिन करो, बस सिंपली सेट क्या होता है कि सारी चीज़ों को बस एक साथ हमने कलेक्शन करके रख दिया, दैट इज़ अ सेट। तो अब अगला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है कि जो सेट है उसको सामने वाले को बताना कैसे है। ऐसे लाइन लिख के नहीं, क्लियर, ये तो हम लोगों ने अपनी क्लियरिटी के लिए बनाया। तो अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े स्टैंडर्ड से बहुत ईजी से नाम है। याद रखो, जो बच्चे इस टॉपिक को पहली बार कर रहे हैं वो याद रखें लाइन कि आपके साथ के कितने सारे फ्रेंड्स ने इस टॉपिक को 8 9 10th में करा हुआ है, 8 9th में करा होता है। तो जिन बच्चों ने इसको छोटी क्लासेस में करा है, पूरी तरह उन फ्रेंड्स के बारे में सोचो, सेम सिलेबस है। तो इस टॉपिक का जो काम है बिल्कुल 8 9th के लेवल का है, इसलिए बहुत सिंपल है। तो अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, वो दोनों देखते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस केवल इसको पहले ऑब्जर्व करो, फिर क्वेश्चन हैंडल करेंगे अपने आप। अब ये देखो, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बस ये नाम याद रखना। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, या मान लो कोई हमें कहता कि एक सेट बना दो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ, मान लो किसी ने हमें बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बना दो लेस देन 10, किसी ने सिंपल सा हमें ये लाइन दी। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि जो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से, तो सिंपली हमने सबको एक साथ बस कॉमा डाल के लिख देना है। 1 से लेकर 10 तक हमने सारे नंबर्स लिख दिए, 4 5 6 सारे लिखने हैं।
और जो ब्रैकेट बनाना है दैट इज अ करली ब्रैकेट। बस ये हमारा आंसर है। किसी ने बोला कि इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो ये हमारा जवाब होगा। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि बस सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐसे कॉमा डाल डाल के लिख दो, कोई ट्रिक नहीं। अच्छा याद रखना, इसमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 हम लोगों ने बाद में लिख दिया, 5 पहले लिख दिया, 10 मान लो यहाँ पे 2 से पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सभी एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिस्ट करना है कॉमा डाल डाल के। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये हमने क्या करा, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसके साथ ही देखना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द नंबर्स, जैसा कि हमने रोस्टर फॉर्म में करा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है कि कोई ऐसे की स्टेटमेंट बना देनी है कि अब की बार जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं x सच दैट, ऐसे कोलन रिप्रेजेंट करता है सिंपली सच दैट का सिंबल, x इसमें है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 10। अब की बार हमने यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करने की जगह हमने यहाँ पे ऐसे ही रिप्रेजेंट करा कि जो ये सेट x है, जो ये सेट है, अब की बार उस सेट में जो नंबर्स हैं वो हैं x कैसे का है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू, ये भी याद रखना। ये भी हम लोग के लिए कई बार नया सिंबल होता है। ये ई जैसा जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू। तो x जो है वो बिलोंग करता है इस सेट को। सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का, और साथ में x इज लेस देन 10। तो ये सोचो कि अगर अब हम यहाँ पे x बनाने जाते तो क्या हमें दिखता है कि नेचुरल नंबर्स तो 1 ऑनवर्ड सारे के सारे होते हैं, पर लिखा हुआ है कि लेस देन 10। तो ऑटोमेटिकली इसमें नंबर्स अगर हम बनाते तो वो क्या बनते, यही वाले सारे। इसमें 10 नहीं आएगा, 10 यहाँ पे गलत लिखा गया, 9 तक। क्लियर है, हमें गिवन है लेस देन 10, तो यहाँ पे 9 तक आएगा। तो हमें क्लियरिटी है कि जो अब की बार इसका जवाब बनता वो ये बनता। तो ये इसी बात का सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसी का रोस्टर फॉर्म है, कोई ट्रिक नहीं है। 8th के बच्चे भी इसको ईजिली डील करते हैं, इतना सिंपल सा पॉइंट है, बस उसको हमने सही तरीके से समझना था। अब इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये देखो, अब बस 2 मिनट में इसके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से एग्जांपल्स देखना। मान लो हमें किसी ने कहा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो अगर इस सेट को हमने रिप्रेजेंट करना होता रोस्टर फॉर्म में तो क्या करते, 42 के सारे हमने फैक्टर्स निकाले, वो हम लोग बनाना जानते थे, 1 2 3 6 7 14 21 42। हमने सिंपली ऐसे लिख दिए और साथ में करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए कॉमा डाल डाल के सारे। इसमें दिस इज इमटेरियल कि इसका ऑर्डर क्या होगा। हमने 3 पहले लिख दिया, 2 कहीं बाद में लिखा, 42 मान लो कहीं बीच में लिख दिया होता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना ये बात। अब इसी को अगर मान लो हमने सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना होता तो वो क्या बनता, सिंपली ए, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं दे आर ए, जो एलिमेंट्स हैं इस सेट ए में दैट इज x सच दैट। क्लियर है, कोलन का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, सच दैट। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, सच दैट। तो इसको बस ऐसे सही तरीके से बोलना भी शुरू करना, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो जब हमने ये मेंशन कर दिया तो अब सोचो किसी को हमने ये लाइन बताई और किसी को हमने वो लाइन बताई, तो हमें समझ में आता है कि जो इस लाइन को भी पढ़ता उसको भी ये पढ़ के समझ में आ जाता कि हमसे वही बात बोली गई है। x नेचुरल नंबर है और x 42 को डिवाइड करता है, तो 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, यही वाले। तो अब की बार इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द टर्म्स, ऑल द आइटम्स ऑफ दिस सेट, वी हैव रिप्रेजेंटेड द सेम एलिमेंट्स, ऑल दो सेम एलिमेंट्स बाय एन एक्सप्रेशन। तो ये डिफरेंस है रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एग्जैक्टली इसी पैटर्न को अगर मान लो हम लोग डील करें इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको भी अब देखते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये देखो, अच्छा अब इस पॉइंट का ध्यान रखना। अब मान लो कि किसी ने हमें क्या दिया, मान लो हमें एक वर्ड दिया स्कूल, और हमें बोला कि स्कूल वर्ड के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो इन रोस्टर फॉर्म। तो स्कूल वर्ड में आने वाले सारे अल्फ़ाबेट्स को जब हम लिस्ट करने जाते तो हमें दिखता कि इसमें ओ 2 बार आ रहा है। तो हमें बोला क्या गया कि सिंपली स्कूल वर्ड्स के सारे अल्फ़ाबेट्स को, सारे लेटर्स जो इस वर्ड को फॉर्म करते हैं उनको लिस्ट कर दो। तो हमें इस ओ को 2 बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली क्या बनेगा, HCHOL। हमें क्लैरिटी है कि इनको लेके बनाया गया। तो अब की बार यहाँ पे बीच में उसको 2 बार बोलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें ये बात पता नहीं होती
तो हम गलती से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर जाते हैं इसको 2 बार। तो बस हमें पता होना चाहिए, उसका रिलेवेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमें पहले से पता है पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो अब क्या करते हैं कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। उसमें एक तरफ रोस्टर फॉर्म वाली टर्म्स गिवन है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म वाली। तो अपने आप अपनी समझ से उनको आपस में कनेक्ट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर इसके लिए हमें इससे ज़्यादा समझ भी नहीं चाहिए, ईजिली होगा तो टाइम लगाना, और बहुत ईजिली उसको ब्रेक करते ही फिर इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल था, बस केवल प्रैक्टिस के लिए हम लोग का इस लैंग्वेज पे केवल कंफर्ट बनाना है और कोई काम नहीं है। हमें पहले इसमें इधर क्या गिवन था, PRINCAL, ये हमें करली ब्रैकेट में, इधर रोस्टर फॉर्म गिवन है, तो हमने देखना था कि ये किसके साथ कनेक्टेड है। तो मैं दिखा कि X इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड के लेटर में हमें क्लैरिटी है कि जब किसी ने हमें ये रिप्रेजेंट करके दिया तो ये इसी का सेट बिल्डर फॉर्म है। प्रिंसिपल वर्ड के अल्फ़ाबेट्स क्या बनते, हमें दिखता है कि यही सारे के सारे। इसमें देखो I 2 बार आ रहा है, पर हमने 2 बार नहीं लिखना, देखो एक ही बार लिखा हुआ है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म का जो कॉरस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म है वो ये है। अब हमने 0 को देखा तो हमने नोटिस करा कि किस वाले सेट बिल्डर फॉर्म से आंसर 0 बनेगा। पहले वाले में देखो क्या गिवन है कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। तो x कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइजर है। तो अब हमने सोचना था कि 18 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं। 18 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, वो आ रहे हैं 1 2 3 6 और 9, 1 और 18 खुद। तो अब हमें क्लैरिटी है कि 0 तो नहीं बनाएगा, पर हमें दिखा कि वो ये बना रहा है 1 2 3 6 9 और 18, मतलब ये और ये कनेक्टेड है। देखो इससे हमने इंटरप्रेट करा कि अगर इसका रोस्टर फॉर्म बनाते तो वो क्या होता, और हमें दिखा कि वो यही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज़ 0। तो अब x इज़ एन इंटीजर, वो तो बहुत सारे हैं, x स्क्वायर माइनस 9 0, x क्या बना प्लस माइनस 3। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, एक सेट जिसमें कि 3 और -3 लिखा हो। तो हमने देखा कि वो कहाँ पे है, हमें दिखा कि वो ये रहा। तो 4 कनेक्टेड है b के साथ। अब ये गिवन था कि x इज़ एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज़ 1। सो इफ x प्लस 1 इज़ 1 तो x कितना आ गया 0, तो ये 0 कनेक्टेड है इस c के साथ। इतना सा काम था। तो 1 कनेक्टेड था d के साथ, 2 c के साथ, 3 a के साथ और 4 b के साथ। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बस एग्जैक्टली इसको हमने सही डील करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, बस राइट करना था। हमें क्या गिवन था, 3 6 9 12 को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब 3 6 9 12 हमें दिखा कि ये चारों तो 3 के मल्टीपल हैं। तो इसको हम बोलते कैसे कि जो ये सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं x सच दैट x बराबर है 3n। क्यों लिखा है ऐसा, अब x को जब 3n लोगे, n को 1 2 3 4 लिए जाने पे हमें दिखता है कि सिंपली यही नंबर्स ऑब्टेन हो जाते हैं। n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग्स टू 1 से 4। तो हमने एग्जैक्टली इस रोस्टर फॉर्म का कॉरस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट कर दिया। तो अब सोचो कि यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें दिखता है कि यही एलिमेंट्स ऑब्टेन होते हैं। यहाँ हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वाले, केवल इस कैटेगरी को राइट पकड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं बहुत तेज़। अब ये कर दो, हमें बोला कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। तो हमने नोटिस करा कि पहला नंबर 5 है, अगला नंबर 25 है विच इज़ 5 स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 की पावर 4। तो हमें समझ में आ गया पैटर्न। हमने लिखा कि x जो है अब की बार x बराबर है 5 की पावर n के, जिसमें n नेचुरल नंबर है और जो n है वो 1 से 4 के बीच में। और क्लियर है, 1 और 4 दोनों पे हमें विजिबल है कि क्लोज ब्रैकेट्स है, मतलब इक्वालिटी दोनों पे है। n को 1 लोगे तो क्या आंसर आएगा 5, n को 4 लोगे तो 625। तो बस हमने एग्जैक्टली राइट बनाना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा नाम है, बस ये नाम पता होना चाहिए, 1 मिनट में समझना। हमें एक सेट दिया गया विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। कोई सेट अगर बिल्कुल खाली होता है तो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट। तो बिल्कुल खाली सेट का मतलब ये नहीं कि उसके बीच में 0 है, कि हमारे माइंड में इंप्रेशन आता है कि खाली है मतलब उसके बीच में 0 है। खाली सेट है मतलब खाली सेट है, उसमें कुछ नहीं अंदर, सिंपली ऐसे करली ब्रैकेट बना हुआ है और अंदर कुछ नहीं लिखा। अगर बीच में 0 डाल दिया तो वो एक एलिमेंट है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये होता है और इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये होता है। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट। तो बस ये नाम पता होना चाहिए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो आगे क्वेश्चंस में आता रहेगा, और बहुत छोटा सा पॉइंट है, बस ये नाम पता होना चाहिए। नल सेट क्या होता है, खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा, अब जो सेट है हमें समझ में आता है कि वो फाइनाइट भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है।
अब जैसे ए जिसमें कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो फाइनाइट सेट है, जो बी है देखो ए बी सी डी ई जी ये भी फाइनाइट सेट है, पर मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट क्लियर है ये भी फाइनाइट सेट है, कोई तो नंबर होगा। पर अगर मान लो हमें कोई बोले ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हमें रियलाइज होता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स का अगर हम सेट बनाना शुरू करें तो 1 2 3 ऐसे सो ऑन, ये कभी फिनिश ही नहीं होगा। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो जो इनफाइनाइट सेट है हमें अपने आप भी दिखता है कि जो इनफाइनाइट सेट है हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने कभी फिनिश ही नहीं होना। जो फाइनाइट सेट है वो तो हमने कंप्लीट करे और उनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। इनफाइनाइट सेट को नहीं कर सकते, कोई बोलेगा भी नहीं करने को। बड़े ध्यान से सुनो, आज वाली क्लास सेट्स की अभी जस्ट पहली क्लास है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन सुनो, बहुत बार सुनोगे पूरे सिलेबस में। थ्योरी कभी मेन काम नहीं होता। थ्योरी केवल क्या करती है कि हमें बेसिक अकल देती है। किसी भी अच्छे एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो मेन जो काम है उसके बाद वो उस थ्योरी के ऊपर दिमाग लगा पाना है। तो इसलिए जो अभी हम आज कर रहे हैं वो बहुत बेसिक टास्क है, हम केवल थ्योरी समझ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, नए नए नाम आ रहे हैं। जैसे हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी में नए नाम करे होते हैं वैसे नए नाम आ रहे हैं। ये नए नाम हमें कुछ नहीं, कोई स्पेशल फीचर नहीं देते, बस हमें पता होने चाहिए। नल सेट हमें पता होना चाहिए क्या है। फाइनाइट सेट कोई बोले तो हम ये ना सोचें कि हम ब्लैंक हैं। तो जस्ट टू एक्चुअली फिल दैट वॉइड, जस्ट टू फिल दैट अंडरस्टैंडिंग इन आवर माइंड्स, केवल इन नेम्स को हम लोग सुन रहे हैं। इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, दिमाग कैसे लगेगा, वो आगे आएगा, वो इंटरेस्टिंग काम है। पर अभी पहले जोन में केवल इन नेम्स को ध्यान में रखना शुरू करो। ऐसे ही कुछ और नाम है वो भी आगे देखते हैं। ऐसे अब एक सिंपल सा नाम है इक्वल सेट्स। तो दो सेट ए और बी को इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। कब बोलेंगे इक्वल? जब दोनों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसको अगर हम विजुअलाइज करें तो कर सकते हैं कि इसमें अगर मान लो ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, दोनों में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। मान लो सेट ए होता, उसमें एलिमेंट होते 1 2 3। सेट बी होता, उसमें एलिमेंट होते 3 1 2। तो हमें क्लैरिटी है कि ये दोनों जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो अब की बार दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे? एग्जैक्टली सेम। साथ में इसको ध्यान में रखना कि सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। ये बात हमने पहले भी देखी। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल द सेट्स ए अगर इसमें 1 2 3 लिखा जाए और बी अगर 2 2 1 3 3 लिखा जाए, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? ये बात हमने वो अभी पिछले एग्जाम्पल में भी करी कि कोई टर्म अगर रिपीट कर रही है तो उसको एक ही बार लिख दो। बस पर्पस क्या था कि वो उस सेट का पार्ट है। तो इसलिए ये दोनों भी अब की बार इक्वल हैं। तो इस पर कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पर हमें केवल ये नाम पता होने चाहिए, इस पर कोई बहुत ज़्यादा याद रखना है। देखो हमें पता नहीं चलता कि हमने किस टॉपिक पे बहुत फंसी होना है, किस पे बहुत ज़ोर लगाना है। तो ये नाम बहुत ज़ोर लगाने वाले नहीं हैं, बस हमें पता होने चाहिए। अब इसी का हल्का सा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे थ्योरी करते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन करा सॉल्व। हमें गिवन था कि x कोई सेट है सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। तो अब एलॉय वर्ड में हमें दिखता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या क्या आ रहे हैं, ए एल ओ और वाई। B इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में अल्फ़ाबेट्स कौन से आ रहे हैं, ए एल वाई और ओ। हमें दिखता है कि एग्जैक्टली सेम आए। तो दोनों में जो एलिमेंट्स आए वो क्योंकि एग्जैक्टली सेम आए इसलिए अब की बार ये दोनों सेट्स सेम है। जो x सेट है और जो b सेट है वो दोनों सेम है। तो बस हम लोग का एग्जैक्टली ऐसे दिमाग चलना चाहिए। देखो अगर रिपीटिशन है, इस केस में बाय चांस दोनों में दो दो एल आ रहे हैं तो पर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना ये बात भी। मान लो कि अगर इसमें एक ए आता होता एक्स्ट्रा और उसमें एक एल अगर एक्स्ट्रा होता तो तब भी जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते वो दोनों में देखो सेट एग्जैक्टली सेम बनता। इस बात का सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय, कौन से थे सेट ऑफ लेटर्स, हमने वो लिस्ट करे, एग्जैक्टली सेम बने, इसलिए अब की बार दोनों सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि n बिलोंग्स टू z। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब n स्क्वायर इज लेस देन 4, तो वो इंटीजर जिसके लिए कि n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होगा वो क्या बनेंगे, n स्क्वायर अगर लेस देन 4 है तो n आ गया -2 से 2 के बीच में। तो n क्या बना इस केस में, -2 -1 0 1 और 2। तो a वाले सेट में एलिमेंट्स क्या आ गए, -2 -1 0 1 और 2। b वाला सेट क्या है, x बिलोंग्स टू रियल एंड x स्क्वायर -3x + 2 = 0। हमने इसको सॉल्व करा, x आ गया 1 और 2।
तो अब इस सेट में एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1 और 2, इसमें एलिमेंट्स कुछ और हैं। तो अब की बार हमें दिखा कि कोई एलिमेंट अगर मान लो 0 को देख लें तो 0 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो अगर कोई दो सेट इक्वल होंगे तो दोनों के बीच में सारे एलिमेंट सेम आएंगे, किसी में भी कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो इस केस में इस वाले सेट में ये वाला एलिमेंट एक्स्ट्रा था, तो हम लोग समझ गए कि ये दोनों सेट सबकी बार इक्वल नहीं है। बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है, कोई डायरेक्टली हमसे इस पर सवाल भी शायद बना के ना पूछे, पर हमें पता होनी चाहिए कि इस लैंग्वेज का एक्चुअली इम्प्लीकेशन एक्चुअली है कैसे। अभी देखो, याद रखना हर टॉपिक की एक्चुअली अलग तरह की स्ट्रेंथ है, हर टॉपिक में अलग तरह का काम है। तो जो आज वाली क्लास में काम कर रहे हैं हम लोग केवल सेट्स का बिल्कुल बेसिक लॉजिक समझ रहे हैं। तो अगर मान लो कि हमारे स्कूल के सिलेबस में ये टॉपिक 10th तक नहीं था, तो हम लोग इतना बेसिक नाम अभी सुन रहे हैं, बस हम लोग को वो नेम्स पता होने चाहिए। तो अब आज वाली क्लास में अब देखो ये एडवांटेज है कि अगर मान लो हमने कोई पॉइंट सुना और मान लो हम भूल गए, उसको फिर से अटेंड करो, बस उन नेम्स को नोटिस करो कि हमने क्या क्या नाम सुने। उन नामों को सुनने के बाद फिर हमें समझ में आता अच्छा ये नाम था, कोई ट्रिक नहीं है इस नाम में। सारा जो ट्रिक वाला पोर्शन है वो अगले चैप्टर्स में साथ साथ आता रहेगा। इस चैप्टर में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जब बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। पर अभी बहुत सिंपल नाम है आज वाली क्लास में, केवल उन नामों को समझो। कोई हमें बोले कि ये सेट हमें गिवन है और ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो हम देखते पहचान पाएँ। दो सेट्स हमें दिए जाएँ, पूछा जाए कि ये इक्वल है कि नहीं, तो हम बता पाएँ। तो इसलिए आज वाली क्लास में द कंप्लीट फोकस इज़ ऑन वेरी बेसिक नेम्स, बस हमें वो नाम पता होने चाहिए। तो इसलिए अगर मान लो इसमें से किसी पॉइंट पे हल्का सा भी ब्लॉक होते हो, फिर से रिवाइंड करो, पर अपनी कॉपी में वो नाम लिखो और उन नेम्स को नोटिस करो कंप्लीटली। तो अब जो नेक्स्ट नाम है आज, वो भी बहुत सिंपल है। देखो इस टॉपिक में ना बिल्कुल ऐसे फंसी ना होना कि एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइजेज हैं या कितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमसे हर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए जिस पैटर्न पे काम बताया जाए बिल्कुल वैसे करना, फिर यू वुड बी सरप्राइज कि हमसे क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो अब ऐसे जो नेक्स्ट सिंपल सा नेम है दैट इज़ अ सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट ए को एक और सेट बी का सबसेट तब बोलते हैं। क्या नाम सुना हमने? सबसेट। तो एक सेट ए को एक सेट बी का सबसेट तब बोलते हैं जब वो सेट ए सोचो कि एक तरह से पूरी तरह बी का हिस्सा है, पूरी तरह बी का हिस्सा है। जो ए सेट है वो पूरी तरह बी का हिस्सा है, तो वो उसका सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि सिंपली मान लो ए कोई सेट होता, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए सेट होता 1 2 3 और मान लो अलग से एक और सेट है बी जो कि 1 2 3 4 5 6 है। तो हमें दिखता है कि जो सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक्चुअली सेट बी को बिलोंग करते हैं। देखो 1 भी उस सेट को बिलोंग करता है, बी को 2 भी करता है और 3 भी करता है। इसलिए जो सेट ए है वो एक तरह से पूरी तरह सेट बी में से एक तरह से बनाया गया है, तो सेट बी का ही वो हिस्सा है। तो इसलिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, इसको लिखते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ, सी जैसा सिंबल है पर सी नहीं है, ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो जो ये पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हमने ये बात बोली, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब सिंपली इसके देखो बुक्स में डेफिनेशन क्या होती है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए implies that A is also an element of B। इसका मतलब क्या बना कि अगर जो एलिमेंट A है, स्मॉल a, ये अगर सेट A का एलिमेंट है तो इसका मतलब ही है कि वो B का एलिमेंट है। तो एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या बना कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? A B का सबसेट कब होगा? जब पूरी तरह सोचो कि A B का हिस्सा है, ऐसे इमेजिन करना, बस ये लाइन है। कोई बुक्स के डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, केवल ऐसे पढ़ना। अब सोचो कि हर सेट अपना हिस्सा तो है ही है, इसलिए एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट ए जो है वो अपना हिस्सा तो है ही है, हर सेट अपने आप से तो बना ही, अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर ले लो तो उसका एक सबसेट बन जाता। तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। और जो नल सेट है फाई, इसको फाई बोलते हैं, जो नल सेट फाई है उसमें कोई एलिमेंट है नहीं, इसलिए वो भी अब की बार सबसेट ऑफ एवरी सेट है। तो फाइव जो है दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। याद रखना ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड फाइव इज अगेन अ सबसेट ऑफ ए। तो बिल्कुल बेसिक से नाम है, सबसेट को बस ऐसे इमेजिन करना हमें आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट को यूज कराता, सिंपल सा है पर अपने आप कर दो। अपना एक साथ बहुत सिंपल से नए नाम देखते हैं और
डायरेक्टली थ्रू एग्जाम्पल्स देखते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल करने लगे डिस्कस, उसके थ्रू कुछ नए नाम आएंगे और वो डायरेक्टली हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बुक्स में कोई मर्जी डेफिनेशन दी हो, कुछ नहीं पढ़नी, जो बताया जा रहा है बस इस बात को समझना। सोचो कि एक सेट एस होता, एस एक सेट होता, उसमें एलिमेंट होते 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 ऐसे बीच में सारे हैं, से लेकर 12 तक इंटीजर्स हैं बीच में, 4 5 6 से लेकर 12 तक। मान लो ए कोई सेट होता 1 2 3 4 5 6, तो हमें ये तो दिख रहा है कि जो ए है वो सबसेट है एस का। ऐसे ही सोचो कि एक और सेट होता बी, जिसमें एलिमेंट्स होते 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट करके लिखे। तो हमें दिखा कि जो बी है वो भी एस का सबसेट है, मतलब जो एस सेट है ए और बी उसी में से कुछ एलिमेंट्स को लेके बनाए गए हैं। तो हमने इस बात को ऑब्जर्व करा, ये दोनों इसी का एक्चुअली हिस्सा है। सोचो, अब ये लाइन भी याद रखना, कई बार हमें ये कन्फ्यूजन आती है। मान लो कि अगर इस सेट ए में कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट होता मान लो 15, अगर ए में मान लो कि एक एलिमेंट 15 भी होता, तो हमें समझ में आता था कि उस केस में जो ए सेट होता वो इस सेट एस का सबसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए को पूरी तरह एस का हिस्सा होना चाहिए, पर अगर इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि इसको बिलोंग नहीं करता, तब ये इसका सबसेट नहीं होगा। हम इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ये मिस्टेक नहीं करेंगे, इतनी बिल्कुल सिली मिस्टेक है। तो चलो हमें इस बात की क्लैरिटी है। अब जो नया नाम करना है डिस्कस वो अब ये है, पर पहले अब एक नया नाम सुनना। वो नया नाम जो पहला हम करने लगे हैं डिस्कस, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? समझो कि जो सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें से कि अब जो ए और बी नाम लिए गए वो उसी का हिस्सा है। तो इस केस में हमें ये रियलाइज होता है कि जो इस बात जो हम इस मोमेंट जो डिस्कशन कर रहे हैं, उस समय जो यूनिवर्सल सेट बना वो एक तरह से एस बना। हमें दिखता है कि एक बड़ा सेट है, उसमें से ए और बी कोई दो हिस्से लेके बनाए गए। तो इस केस में जो बड़ा सेट है, वो जो यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है? एस। बिल्कुल ऐसे सोचो। अब सोचो कि अगर हम लोग को अपनी और एग्जांपल जो हम जानते हैं उसमें से अगर डिस्कस करें, तो सोचो बिल्कुल सेट ऑफ सारे नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अगर हम इंटीजर्स को लेते हैं, तो क्लियर है जो इंटीजर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो होल नंबर्स हैं, या जो फ्रैक्शंस हैं, रैशनल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसके हिस्से हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो चलो इस मोमेंट जो यूनिवर्सल सेट है इस क्वेश्चन के लिए, इस डिस्कशन के लिए, दैट इज एस। बस ये इंप्रेशन जाना चाहिए, कोई हमसे रिटन डेफिनेशन नहीं पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि होता क्या यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट है। अब जो नया नाम है बहुत सिंपल से, उस नाम को समझना, और बहुत बार यूज करेंगे इस मिनट ऑनवर्ड्स, वो है ये नया सिंबल। देखो यू का सिंबल है, तो जो ये सिंबल है इसका नाम होता है यूनियन, और अपने माइंड में डालना। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये क्या बोलते हैं इसको? ए यूनियन बी। अब जैसे हमने समझना है वो ये कि ये और का सिंबल है, ये और का सिंबल है। ये सिंबल कहता है कि ए यूनियन बी एक नया सेट बनाओ जिसमें कि वो एलिमेंट्स लो जो या तो ए में है, मतलब एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? जो ए या बी में से किसी में भी होंगे वो इस नए सेट का पार्ट होंगे। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 ए का है, तो वो तो सारे के सारे आ गए। फिर हम बी में गए तो 4 5 6 पहले से काउंटेड है, इसलिए देखो उसको दोबारा नहीं लिखा। 7 8 9 10 इसमें एक्स्ट्रा थे, तो हमने 7 8 9 10 इसमें डाल दिए, सिंपली कॉमा डाल के 7 8 9 10 हमने इसमें फिल कर दिए। तो जो ए यूनियन बी बनता वो ये बनता। अपने माइंड में क्या जाना चाहिए? जो यूनियन सिंबल है वो और का सिंबल है, बिल्कुल ऐसे याद रखना। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट्स लो जो या ए में हो, या बी में हो, या दोनों में हो, तो उनको सब एक साथ लिख दो कॉमा डाल के। दिस इज द फर्स्ट नेम, याद रखना। बिल्कुल ऐसे ही जो नेक्स्ट नेम है दैट इज ए इंटरसेक्टिंग बी, इंटरसेक्शन बी। तो अब जो नेक्स्ट नेम है दैट इज इंटरसेक्शन, इसको बोलते भी ऐसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और जो हमारे काम की लैंग्वेज है वो ये कि हमारे लिए ये एंड का सिंबल है, एंड का। तो ए इंटरसेक्शन बी कभी अगर निकालने को कहा जाए तो हमें समझ में आता है कि हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में हैं एंड बी में भी हैं, मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी वुड बी अ न्यू सेट विच वुड कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड इन बी बोथ। तो इन दिस केस द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, दोज एलिमेंट्स आर 4 5 एंड 6। तो देखो बस यहाँ पे वो आ गए।
बस सिंपल से नाम है, हमें पता होना चाहिए। ए यूनियन बी क्या होता है, जो एलिमेंट्स दोनों में कहीं पे भी हैं बस लिख दो एक साथ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि जो दोनों के बीच में कॉमन है वो लिख दो, हमने वो लिख दिया। तो बस इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये एंड का सिंबल है हमारी बिल्कुल आम लैंग्वेज में समझने के लिए, और ये क्या है, यूनियन मतलब और का सिंबल। अब बिल्कुल सिंपल से दो नाम है, अपने माइंड में इनको बिठाओ कि ये नाम है, इसको कॉपी में अपनी चाहे पॉज करके इसको नोट करो कि नाम ये रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने इनको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है तो हमें आने चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट नाम है ए के ऊपर डैश ऐसे, तो इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अब ए एक सेट हमें गिवन था, एक यूनिवर्सल सेट था जिसका कि ए हिस्सा था, बड़े वाला सेट था एस। ए कॉम्प्लीमेंट होता है एक ऐसा नया सेट जिसमें कि वो एलिमेंट्स लो जो ए में नहीं है, जो ए के अलावा हैं। तो अदर देन ए जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, हमें दिखता है कि 1 से लेकर 6 तक तो ए में है, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखो यहाँ पे वो आ गए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सारे, बिल्कुल ऐसे सोचो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ के, तो छोड़ के हमने कहाँ तक लेने हैं, जो यूनिवर्सल सेट में है। यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ के जो बाकी सारे हैं वो हमारे काम के हैं। तो हमने ये 3 नए नाम सुने, क्लियर डायरेक्टली, यूनियन वाला सिंबल, इंटरसेक्शन वाला सिंबल और कॉम्प्लीमेंट वाला सिंबल। सिंपल से नाम है, कोई ट्रिक नहीं, बस हमें इस फ्रीक्वेंटली यूज़ करने हैं तो हमें बोलने आने चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सारा बताओ, हमने लिख दिया। अब एक सेकंड के लिए दिमाग लगाओ, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, सोचो कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट बनाते तो वो क्या होता। चाहे पॉज कर लो एक सेकंड के लिए, पर इसका जवाब बनाओ। तो हमें दिखता कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो है बी को छोड़ के बाकी सारा। तो हमने देखा कि बी में 4 से लेकर 10 तक तो है, क्या मिसिंग है, 1, 2, 3 और एंड में 11, 12। तो जो हमारा आंसर बनता बी कॉम्प्लीमेंट का वो 1, 2, 3, 11 और 12 हो जाता। तो बस ये लैंग्वेज हमने ध्यान में रखनी है, हमें क्लैरिटी है कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक्चुअली अब हम चैप्टर में एंटर करना शुरू कर रहे हैं, अभी तक हम लोग केवल डेफिनेशंस कर रहे थे डिस्कस। तो अब नाउ वील स्टार्ट एंटरिंग इनटू दिस टॉपिक कंप्लीटली कि एक्चुअली इसका सेंस क्या है, इस पे जो क्वेश्चंस हम लोग फेस करेंगे उसमें कैसे की लैंग्वेज होंगी, क्या मतलब होगा, क्या करना है, कहाँ पे टॉपिक इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा वो देखना शुरू करना है। बस पहले हम लोग को ये सिंपल से नाम आने चाहिए। तो इन 4 नेम्स को ध्यान रखना, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सेम ही नाम है, और यूनिवर्सल सेट। तो अब इस पूरे चैप्टर को, अब हमने ये कुछ नाम सुने, इस पूरे चैप्टर को समझने का और डील करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है और जो उसकी सही रिप्रेजेंटेशन देता है वो एक्चुअली एक नया नाम है। वो अब एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा नया नाम है, तो उसकी डिस्कशन करेंगे। पर पहले इसी पॉइंट को हल्का सा और आगे देखते हैं। पर बस पहले अपनी कॉपी में चाहे पॉज करके 1 मिनट के लिए इन नेम्स को अपने माइंड में डालो कि मुझे पता है कि यूनियन का ये मतलब होता है, इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है। तो अगर वो क्लियर है तो अब आगे बढ़ो। अब इस पॉइंट को बस अप्लाई करता, सिंपल सा हमने क्वेश्चन देखा, ए इंटरसेक्शन भी बोला गया तो हम लोगों ने इजीली निकाल दिया। ए और बी के बीच में कॉमन क्या क्या था, हमें दिखा 2 दोनों के बीच में, 3 भी दोनों के बीच में, 5 दोनों के बीच में और 7 दोनों के बीच में। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने बनाया, वो सेम ही आ गया एक्चुअली 2, 3, 5, 7, और वही सेट बी भी था। तो ए इंटरसेक्शन बी और इस केस में बी आपस में बराबर हो गए। अब इसका क्लियर कोई इम्प्लीकेशन होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर बी के ही बराबर आ जाए, उससे एक्चुअली हमें कुछ साफ साफ दिखता है। इसको सोचना, आज केवल इस थॉट को दे के भेज रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगी। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर बी के ही बराबर है, मतलब ए और बी के बीच में जो कॉमन आ रहा है वो पूरी तरह बी है, तो क्या हमें दिखता है कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है वो पूरी तरह ए के अंदर है, बी पूरी तरह ए के अंदर है। इसका मतलब जो बी है वो ए का सबसेट है। तो इस लाइन से एक्चुअली ये इम्प्लीकेशन बनता है, पर इसकी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो आज वाली क्लास में भी अभी हमने कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं करे, पर मेन टास्क क्या है कि इसको आराम से करो। बस आज वाली क्लास में इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो जो आज करे, और इसको कंप्लीटली अपने आप नोट करो कि हमने क्या क्या करा। तो जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे कहानी लेके जाएंगे, और बहुत सिंपल टॉपिक है। तो जो आज वाली क्लास का टास्क था वो केवल इतना सा था कि हमें ये नाम पता चलने शुरू हो। तो अब हमने बिल्कुल बेसिक नाम देखे आज वाली क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे बेटर जोन में चले जाएंगे। तो चलो, जो आज भी नाम करें बस इनको थॉरली रिकॉल करो एक बार।